Welcome back to Santoshi Commerce classes. Today in this video we are going to discuss about the oversubscription. What do you mean by oversubscription? In case of well managed and financially strong companies, it has been observed that excess applications are received by the companies for the subscription of shares than the number of shares offered for subscription. In such a case, there are three options available to the directors of the company. अब कुछ फर्म्स ऐसी फर्म्स होती हैं जो कि वेल मैनेज्ड और रेप्यूटेड फर्म्स होती हैं। तो ऐसे फर्म्स के केसेस में वो जितनी भी कैपिटल इशू करते हैं मे भी उतने शेयर से ज़्यादा के लिए सब्सक्रिप्शन कंपनी में रिसीव हो जाए। जैसे कि फर्म ने 15,000 शेयर्स इशू किए और पब्लिक की तरफ से सब्सक्रिप्शन 20,000 शेयर्स के लिए आ रहा है और 25,000 शेयर्स के लिए आ रहा है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है वो हमेशा लेसर नंबर ऑफ शेयर्स पर जाती है। यानी कि अगर कंपनी ने 15,000 शेयर्स इशू किए हैं और पब्लिक ने सब्सक्रिप्शन किया, पब्लिक ने अप्लाई किया, सॉरी मैं यहाँ पर वर्ड यूज़ करूँगी अप्लाई। अगर फर्म ने 15,000 शेयर्स इशू किए हैं और पब्लिक ने अप्लाई किया है 20,000 शेयर्स के लिए, तो हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल रहेगी 15,000। दिस इज़ द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, क्योंकि यहाँ पर 15,000 हमारी इशूड कैपिटल है, लेकिन पब्लिक यहाँ पर अप्लाई कर रही है 20,000 शेयर्स के लिए। और अगर पब्लिक ने अप्लाई किया 20,000 शेयर्स के लिए तो जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है ऑलवेज लेसर नंबर ऑफ शेयर्स की तरफ जाती है। तो यहाँ पर सब्सक्राइब्ड कैपिटल होगी हमारी 15,000। और अगर कंपनी इशू कर रही है 15,000 शेयर्स और पब्लिक अप्लाई कर रही है 14,000 शेयर्स के लिए, तो हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑलवेज लेसर नंबर ऑफ शेयर्स की तरफ जाती है। तो यहाँ पर हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल होगी 14,000 शेयर्स। तो एक बार इसकी मीनिंग को दोबारा देखेंगे हम ओवर सब्सक्रिप्शन के। इन केस ऑफ वेल मैनेज्ड एंड फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट एक्सेस एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड बाय द कंपनीज फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स देन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पर जिन फर्म्स की रेपुटेशन अच्छी होती है, वेल मैनेज्ड फर्म्स होती हैं, तो वो जो जितने भी शेयर्स इशू करते हैं उससे ज़्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस उन्हें रिसीव हो जाती हैं कई केसेस में। इन सच अ केस देयर आर 3 ऑप्शंस अवेलेबल टू द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। तो ऐसे केस में डायरेक्टर्स के पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं कि वो शेयर होल्डर्स को शेयर्स कैसे अलॉट करें। अगर यहाँ पे सपोज करें फर्म ने इशू किया 15,000 और पब्लिक ने अप्लाई कर दिया 20,000 शेयर्स के लिए, तो फर्म की जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल रहेगी वो 15,000 रहेगी। तो इस केस में हम बोलेंगे इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज़ 15,000। लेकिन अगर 20,000 शेयर होल्डर्स ने अप्लाई कर दिया है तो हम किस शेयर होल्डर को शेयर देंगे, किसको नहीं देंगे, या फिर किसी शेयर होल्डर को प्रपोर्शन में देंगे। हमारे पास ये केसेस हो सकते हैं कि हम किसी शेयर होल्डर को तो फुल्ली अलॉट कर देते हैं शेयर्स, किसी शेयर होल्डर को बिल्कुल रिजेक्ट कर देते हैं कि उसको कोई भी शेयर्स नहीं अलॉट किया जाएगा, या फिर किसी शेयर होल्डर को प्रपोर्शन में शेयर्स अलॉट करते हैं कि जैसे किसी ने 10 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो उसको 8 शेयर्स दे दिए। तो कंपनी के पास ये कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। इन ऑप्शंस के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। फर्स्ट है रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशन। इन दिस केस डायरेक्टर्स में रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशंस एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड विल बी पेड बैक टू द एप्लीकेंट्स। अब ये कंपनी के पास राइट होता है कि वो किस शेयर होल्डर को कितने शेयर्स अलॉट करना चाहती है। अगर कंपनी
किसी शेयर होल्डर को कोई भी शेयर्स अलॉट नहीं करना चाहती है तो वो उसको टोटली रिजेक्ट भी कर सकती है। तो उस केस में कंपनी को उस शेयर होल्डर का फुल एप्लीकेशन मनी जो कि उसने एप्लीकेशन के साथ सबमिट कराया था वो उसको शेयर होल्डर को रिटर्न करना होता है। नेक्स्ट है अलॉटमेंट ऑन प्रोरेटा बेसिस। द डायरेक्टर्स में अलॉट द शेयर ऑन प्रोरेटा बेसिस। डायरेक्टर्स शेयर्स को प्रोरेटा बेसिस पर भी अलॉट कर सकते हैं। प्रोरेटा बेसिस का यहाँ पर मीनिंग है कि शेयर होल्डर्स को प्रोपोर्शन में शेयर्स अलॉट किए जाते हैं। जैसे भी मैंने आपको बताया था किसी शेयर होल्डर ने 10 शेयर्स के लिए अप्लाई कर रखा है तो फर्म उसको 8 शेयर 7 या 6 अकॉर्डिंगली अलॉट कर सकती है। यानी कि ना ही तो उसको शेयर्स फुल्ली अलॉटेड हैं और ना ही उसको बिल्कुल रिजेक्शन दिया गया है, उसको प्रोपोर्शन में शेयर्स दिए गए हैं। दैट इज़ प्रो रेटा अलॉटमेंट। फुल अलॉटमेंट केस होगा जब अगर 10 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो उसको 10 शेयर्स मिल गए। रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन होगा जब 10 शेयर्स दिए और उसको बिल्कुल भी शेयर्स नहीं मिले। और प्रो रेटा हो गया है हमारा कि जब उसको प्रोपोर्शन में शेयर्स रिसीव हो रहे हैं। Directors may allot the share on pro rata basis. For example, Ram has applied for 100 shares but company has issued only 70 shares on pro rata basis. And application money of 30 shares will be adjusted on the allotment. राम ने 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया लेकिन फर्म ने उसको 70 शेयर्स ही अलॉट किए, तो रेस्ट जो 30 शेयर्स का उसने एक्सेस मनी डिपॉजिट कराया है फर्म में एप्लीकेशन का, फर्म वो मनी शेयर होल्डर को रिटर्न नहीं करेगी। फर्म क्या करेगी, वो जो 30 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी एक्सेस फर्म को रिसीव हुआ है उस एक्सेस मनी को फर्म अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर देगी। इन दिस केस एप्लीकेंट डू नॉट गेट द फुल शेयर्स अप्लाइड बाय देम। प्रो रेटा एक केस ऐसा केस है जहाँ पर शेयर होल्डर को फुल शेयर्स जितने उसने अप्लाई किए थे उतने ही शेयर्स अलॉट, फुल शेयर्स अलॉट नहीं होते हैं, प्रोपोर्शन में शेयर्स उसको अलॉट होते हैं। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ अबाउट टू अल्टरनेटिव्स, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ two methods where some of the excess applications are rejected by the company and pro rata allotment is made to the remaining applicants. Options available in this case are, अब कई न्यूमेरिकल्स ऐसे होंगे जहाँ पर आपको इन दोनों ऑल्टरनेटिव्स का कॉम्बिनेशन दिया गया होगा। दोनों ऑल्टरनेटिव्स का कॉम्बिनेशन यानी कि कुछ शेयर्स ऐसे होंगे जिनको बिल्कुल रिजेक्ट कर देंगे और कुछ शेयर्स ऐसे होंगे जिनको प्रोपोर्शन के बेसिस पर शेयर्स मिलेंगे, कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होंगे जिनको फुल्ली अलॉटेड होंगे शेयर्स। तो ये तीनों केस भी आपको एक ही न्यूमेरिकल में आ सकते हैं। ऑप्शंस अवेलेबल इन दिस केस आर, सम ऑफ द एक्सेस एप्लीकेशंस में बी रिजेक्टेड, सम एप्लीकेंट्स में गेट फुल अलॉटमेंट एंड सम एप्लीकेंट्स में गेट अलॉटमेंट ऑन प्रो रेटा बेसिस। अब हम इनकी जनरल एंट्रीज देख लेते हैं। व्हेन एप्लीकेशंस आर रिजेक्टेड, फर्स्ट केस में हम इनकी जनरल एंट्रीज देखेंगे। इनकी जनरल एंट्रीज कैसे की जाती हैं, यहाँ पर आपको इस फिगर में देखेंगे, आपको फुल सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन को देखेंगे डायग्राम से यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है। फुल सब्सक्रिप्शन जब एक जार पूरा ऊपर तक फिल्ड है, अंडर सब्सक्रिप्शन जब जार हमारा हाफ फिल्ड है, और ओवर सब्सक्रिप्शन है हमारा जब जार हमारा ओवर फिल्ड है, यानी कि बिल्कुल एप्लीकेशंस जो हैं वो जार से बाहर ही निकलने को जा रही हैं। अब व्हेन एक्सेस एप्लीकेशंस आर रिजेक्टेड की हम एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जब भी शेयर्स इशू किए जाते हैं, जब भी शेयर्स इशू किए जाते हैं फर्म के द्वारा, तो शेयर होल्डर से जब भी उनके ऊपर एप्लीकेशंस कॉल की जाती हैं तो उनसे एप्लीकेशंस के साथ साथ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी कि एप्लीकेशन मनी एप्लीकेशन के साथ ही कॉल कर ली जाती है।
यानी कि जब शेयर होल्डर्स अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कराते हैं, उसके साथ साथ ही शेयर होल्डर्स अपनी एप्लीकेशन भी सबमिट करा देते हैं। यानी कि जब फर्म शेयर्स इशू करती है और शेयर्स के लिए एप्लीकेशन कॉल करती है, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट साथ ही सबमिट कर दी जाती है। तो अब हम सबसे पहले एंट्री देखेंगे। इसीलिए हमारी एप्लीकेशन की रिसीविंग की एंट्री पहले की जाती है और ड्यू की एंट्री बाद में की जाती है। व्हेन एप्लीकेशंस आर रिजेक्टेड, व्हेन एक्सेस एप्लीकेशंस आर रिजेक्टेड, तो हमारी एंट्री किस तरह से होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सबसे पहले तो हम पैसा रिसीव करेंगे। जब हमें ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर कंट्री हमें अलग अलग पार्ट से हमें एप्लीकेशन रिसीव हो रही है, तो साथ में ही हमें एप्लीकेशन मनी भी रिसीव हो जाता है। उसके बाद फर्म काउंट करना स्टार्ट करती है कि उसने कितने शेयर्स इशू किए हैं और कितने शेयर्स पर उसको एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं और कितने शेयर्स पर उसको फुल अलॉटमेंट देना है, कितने शेयर्स पर उसको प्रो रेटा देना है और कितने शेयर्स को उसको टोटली रिजेक्ट करना है। तो ऐसे शेयर्स जिनको बिल्कुल टोटली रिजेक्ट करना होता है, कंपनी उसके मनी को कैलकुलेट करके उस पैसे को बैंक के थ्रू रिफ़ंड कर देती है। तो सबसे पहले हम रिसीविंग की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ये तो आपको पिछली कई वीडियोज़ में मैंने आपको कराई है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। उसके बाद फिर हमारी एंट्री होती है, जो कि अभी हमने पीछे न्यूमेरिकल्स में करी है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये हमारी सेकंड एंट्री क्रिएट की जाती है ड्यू के टाइम पे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और फिर अब उसके बाद न्यूमेरिकल्स में जब आपको रिफ़ंड की एंट्री करनी होगी, तो वो रिफ़ंड की एंट्री आप कैसे करेंगे? रिफ़ंड की एंट्री करने के लिए आप एक छोटा सा मेथड याद रखेंगे कि ये जो आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट वाली एंट्री है, इस एंट्री को आप रिवर्स कर देंगे। यानी कि अब हमारे पास से पैसा जा रहा है तो बैंक अकाउंट यहाँ पर हमारे पास क्रेडिट में आ जाएगा। तो जब हम पैसे को रिफ़ंड करेंगे, फर्म पैसे को रिफ़ंड करेगी, तो एंट्री की जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब इन दोनों की कंबाइंड एंट्री करके आप लोगों को यहाँ पर शो की गई है, दिस वन। ये इन दोनों एंट्रीज़ की, जो ये दोनों एंट्रीज़ हैं, इन दोनों की ये कंबाइंड एंट्री है। जैसे यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन यहाँ भी डेबिट में है और शेयर एप्लीकेशन यहाँ भी डेबिट में है, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक अकाउंट, यहाँ पर लिखा है मनी रिफंडेड। उसके बाद फिर हमारे नेक्स्ट जो स्टेप्स होते हैं, फिर वो हमारे क्वेश्चन के स्टार्ट हो जाएंगे एज नॉर्मल, एज यूजुअल, जैसे हम क्वेश्चन करते थे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद हम सेकंड केस करते हैं, व्हेन प्रो रेटा अलॉटमेंट इज़ मेड। जब प्रो रेटा अलॉटमेंट किए जाते हैं शेयर्स, तो उस केस में हमारी एंट्रीज क्या रहेंगी? सबसे पहले तो हमें पैसा रिसीव करना है, तो उसके लिए वही सेम एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। उसके बाद जो हमें एक्सेस पैसा एप्लीकेशन पर रिसीव हुआ है, वो पैसा हमारा अलॉटमेंट पर या कॉल्स पर एडजस्ट किया जाएगा। जिन शेयर होल्डर्स को तो हमने बिल्कुल भी शेयर्स अलॉट नहीं किए हैं, ऐसे शेयर होल्डर्स का हमें टोटल पैसा रिफंड करना पड़ेगा। लेकिन जिन शेयर होल्डर्स को हमने कुछ शेयर्स अलॉट किए हैं, उनका पैसा रिफंड नहीं होगा। उनका एप्लीकेशन का अगर एक्सेस होगा तो वो अलॉटमेंट पर एडजस्ट होगा, और अलॉटमेंट का कुछ मनी एक्सेस होगा तो वो कॉल्स पर एडजस्ट होगा, फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट होगा, और फर्स्ट कॉल का कुछ एक्सेस होगा तो सेकंड कॉल पर एडजस्ट होगा, और सेकंड कॉल से भी एक्सेस अगर कुछ बचता है तो वो बैंक से रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन आप न्यूमेरिकल्स में एक चीज़ और रिमेंबर रखेंगे कि अगर आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन मनी इज़ एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट ओनली, तो आप एप्लीकेशन के एक्सेस मनी को सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट पर ही एडजस्ट करेंगे। और अगर आपको ये दिया गया है एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन मनी इज़ एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल्स, तब आप एप्लीकेशन का जो एक्सेस मनी है वो अलॉटमेंट और कॉल्स पर एडजस्ट करेंगे।
अगर आपको सिर्फ अलॉटमेंट पर एडजस्ट करने के लिए कहा गया है तो आप उस पैसे को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। अगर अलॉटमेंट पर कुछ एक्सेस बचता है तब आप सीधे बैंक से रिफंड करेंगे। तो अब हम प्रो रेटा का केस देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमने पैसा रिसीव किया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब उसके बाद ड्यू की एंट्री करेंगे और ड्यू की एंट्री हमारी इस तरह से शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर, ये टू थोड़ा सा क्रेडिट में है लेकिन यहाँ से स्टार्ट होना था, लेकिन ये यहाँ से है, ये भी थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट मनी एडजस्टमेंट ऑन अलॉटमेंट। यहाँ पर अलॉटमेंट का सिर्फ वही पैसा दिखाया जाएगा जो अलॉटमेंट पर एडजस्ट किया जाएगा। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और एक चीज़ और बच्चों को यहाँ पर पॉइंट्स टू रिमेंबर बच्चे नोट करेंगे कि जब भी मनी रिफंड करने की बात आएगी या मनी एडजस्ट करने की बात आएगी तो ऐसा पैसा सिर्फ और सिर्फ ड्यू की एंट्री पर ही एडजस्ट किया जाता है और रिसीविंग के टाइम पर एडजस्ट नहीं किया जाता है। जैसे कि हम पिछले एंट्री में देखेंगे एक बार कि यहाँ पर देखेंगे हमारे यहाँ पर बैंक से रिफंड करने की एंट्री थी तो वो भी ड्यू वाली एंट्री के साथ की गई है। और यहाँ पर हमारी अलॉटमेंट को एडजस्ट करने की बात कही गई है, अलॉटमेंट को एडजस्ट करने की बात कही गई है तो वो भी ड्यू की एंट्री के साथ की गई है। तो जब भी एप्लीकेशन का मनी एडजस्ट करना होगा अलॉटमेंट पर या फिर कॉल्स पर या फिर रिफंड किया जाएगा तो वो ड्यू की एंट्री के साथ शो करेंगे, रिसीविंग की एंट्री के साथ शो नहीं करेंगे। उसके बाद रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमारा सिमिलर रहेगा जैसे कि हम पीछे क्वेश्चंस में करते आए हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, देन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब हम करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ द टू ऑल्टरनेटिव्स। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज शुड बी रिकॉर्डेड इन दिस केस। जब हमारा अलॉटमेंट पर भी पैसा एडजस्ट करना होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑल्टरनेटिव्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑल्टरनेटिव्स यहाँ पर दिया गया है। व्हेन मनी इज रिफंडेड एंड व्हेन मनी इज एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट्स ऑल्सो, यहाँ पर दोनों केस हैं। तो सबसे पहले तो पैसा रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, उसके बाद शेयर एप्लीकेशन का जितना भी पैसा है वो हमारा इस केस में एडजस्ट भी करना है और रिफंड भी करना है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट। और एक चीज़ और बच्चे याद रखेंगे कि ये इसी सीरियल वाइज में ही लिखना है, आप इसका सीक्वेंस नहीं ब्रेक कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं करेंगे शेयर एप्लीकेशन टू बैंक पहले लिख दिया फिर टू शेयर अलॉटमेंट फिर टू शेयर कैपिटल, दैट इज़ रॉन्ग वे ऑफ प्रेजेंटेशन। तो इसको आप इसी सीक्वेंस में ही लिखेंगे कि सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन होती है तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, उसके बाद शेयर अलॉटमेंट ही आती है टू शेयर अलॉटमेंट। अगर कॉल्स पर एडजस्ट हो रहा है तो टू शेयर फर्स्ट कॉल, देन टू शेयर सेकंड कॉल एंड देन टू बैंक। तो आप ऐसा सीक्वेंस ब्रेक नहीं करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर अलॉटमेंट एंड टू बैंक, ऐसे ब्रेक नहीं करेंगे सीक्वेंस। इसको सीक्वेंस वाइज ही यहाँ पर लिखना है। उसके बाद फिर हमारा सिमिलर नॉर्मल क्वेश्चन चलेगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। उसके बाद अब हम इसका एक केस और देख लेते हैं। अगर हमारे पास कुछ भी एक्सेस मनी है और अगर उसको हमें कॉल्स पर भी एडजस्ट करना हुआ तो हम कैसे करेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स अकाउंट। कॉल में भी फर्स्ट कॉल और बोथ फर्स्ट एंड सेकंड कॉल फाइनल कॉल, यानी कि अगर यहाँ पर सिर्फ 3 इंस्टॉलमेंट हैं टू फर्स्ट कॉल लिखो, अगर 2 कॉल्स हैं और 2 कॉल से पैसा एडजस्ट हो रहा है तो टू फर्स्ट कॉल एंड टू सेकंड कॉल लिखो। और अगर पैसा इसमें रिफंड भी हो रहा है तो फिर ऐसे लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स एंड टू बैंक। आई थिंक कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम प्रो रेटा टेबल बनानी यहाँ पर आज कंस्ट्रक्ट करनी सीखेंगे। प्रो रेटा टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट की जाती है तो इसको आप लोग बड़े ध्यान से देखेंगे कि प्रो रेटा टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट होगी। जो मैं आपको प्रो रेटा टेबल सिखाने जा रही हूँ वो प्रो रेटा टेबल
ऑलवेज वर्किंग नोट्स या फिर नोट्स टू अकाउंट्स में क्रिएट की जाती है, उसको फेयर में नहीं किया जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। विदाउट दैट यू कांट सॉल्व योर न्यूमेरिकल। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले तो इसका क्वेश्चन रीड करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्शंस दी गई हैं। एक्सेस मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, कि जो भी हमारा एक्सेस मनी है वो सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट पर ही एडजस्ट होगा, यानी कि हम कॉल्स पर एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। क्लियर इंस्ट्रक्शंस ये हमें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। वी लिमिटेड ऑफर 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹2 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यानी कि यहाँ पर हमारे पास ₹2 की एप्लीकेशन है, ₹5 की अलॉटमेंट है, और जो हमारा बैलेंस है वो ₹3 का है, जो कि फर्स्ट कॉल पर है। यानी कि यहाँ पर हमारे पास 3 ही इंस्टॉलमेंट्स हैं, और फर्स्ट कॉल को ही यहाँ पर फाइनल कॉल मेंशन कर दिया गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉल हमारी ₹3 की है। एप्लीकेशंस रिसीव्ड फॉर 1,17,000 शेयर्स। कंपनी ने इशू की हैं 25,000 शेयर्स, लेकिन उनको रिसीव हो गए 1,17,000 शेयर्स। अलॉटमेंट वॉज मेड एज फॉलोज। अलॉटमेंट इस तरह से की गई है। एप्लीकेशंस ऑफ 10,000 शेयर्स को निल, एप्लीकेंट्स ऑफ 4,000 शेयर्स को फुल अलॉटमेंट दी गई है, एप्लीकेंट्स ऑफ 3,000 को 2,000, एप्लीकेंट्स ऑफ 20,000 को 5,000, एप्लीकेंट्स ऑफ 30,000 को 6 एंड एप्लीकेंट्स ऑफ 50,000 को 8,000। एक्सेस मनी एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वॉज एडजस्टेड टुवर्ड अलॉटमेंट ओनली, गिव एंट्रीज। और ये पैसा सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट पर एडजस्ट होगा, और इसके रिगार्डिंग आप जनरल एंट्रीज दें। इस क्वेश्चन में मैं आपको सिर्फ प्रो रेटा टेबल क्रिएट करनी सिखाऊंगी, इसकी जनरल एंट्रीज नहीं बताई जाएंगी आपको भी। इसकी जनरल एंट्रीज मैं आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन के साथ, फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन करूंगी। पहले यहाँ पर प्रो रेटा टेबल थोड़ा सा अंडरस्टैंड करनी पहले ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे यहाँ पर हम एक टेबल क्रिएट करेंगे जिसे हम प्रो रेटा टेबल बोलते हैं। यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ इसको। प्रो रेटा टेबल, ये हमारी प्रो रेटा टेबल है। इस प्रो रेटा टेबल को अब हम देखेंगे। हमारे सामने क्वेश्चन भी है और आंसर भी है। आई होप ये आपको क्लियर होगा और आपको दिख रहा होगा। अब देखते हैं। सबसे पहले ग्रुप ए के शेयर्स को देखेंगे कि 10,000 शेयर्स को निल शेयर्स मिले हैं। तो वो मैं आपको सब कुछ दिखा रही हूँ कैसे कैसे मैंने लिखा है। 10,000 निल, 4,000 को फुल अलॉटमेंट, तो 4,000 को यहाँ पर हमने 4,000 दिखाया है। 10,000 को निल दिखाया है। 3,000 को 2,000, तो 3,000 को 2,000 दिखाया है। इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी वो मैं आपको भी एक्सप्लेन करती हूँ। 20,000 को यहाँ पर 5,000 दिखाया है, 20,000 को 5,000, 30,000 को 6,000, 30,000 को 6,000, 50 को 8, 50,000 को 8,000। ओके। और यहाँ पर मैं आपको लिख देती हूँ एप्लीकेशन हमारी ₹2 की है। एप्लीकेशन ₹2, अलॉटमेंट ₹5 एंड फर्स्ट कॉल है हमारी ₹3 की। ये हमें क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। इस टेबल को हम कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखते हैं ग्रुप, कि ये हमारे किस ग्रुप के शेयर्स हैं। कैटेगरी जस्ट ये तो ABCD डिफाइन करने के लिए ही है ताकि हमारा सीक्वेंस ब्रेक ना हो। नाउ अप्लाइड शेयर्स फॉर, कि एप्लीकेशंस हमारे पास कितने शेयर्स के लिए आई, कि यहाँ पर दिखाया जाता है, शो किया जाता है 10, 4, 3, 20,000, 30,000 एंड 50,000। उसके बाद अलॉटेड शेयर्स फॉर। अब इस कैटेगरी में ये दिखाया जाता है कि अप्लाइड शेयर्स के अगेंस्ट में कंपनी ने शेयर होल्डर्स को कितने शेयर्स अलॉट किए। तो 10,000 शेयर होल्डर्स को निल मिले, 4,000 वालों को 4,000 मिले। ये फुल अलॉटमेंट का केस है। ये रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन का केस है, ये फुल अलॉटमेंट का केस है। 4,000 वालों को 4,000 मिल गए, 3,000 वाले को 2,000 प्रो रेटा,
20,000 को 5,000, दिस इज़ अगेन ऑफ प्रोरेटा, 30,000 को 6,000, दिस इज़ अगेन ऑफ प्रोरेटा, एंड 50,000 वाले को 8,000 मिले, दिस इज़ अगेन ऑफ प्रोरेटा केस। अब हम इसको कैसे करेंगे, इसके लिए टेबल कंस्ट्रक्ट की जाती है, एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है एप्लीकेशन मनी जितना भी एक्सेस होगा वो सारा का सारा अलॉटमेंट पर एडजस्ट होगा। अब यहाँ से हमारा रियल क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी कैसे करनी है। तो सबसे पहले यहाँ बनाते हैं शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट, कॉल्स एंड रिफंड। यानी कि एप्लीकेशन का जितना भी पैसा एक्सेस होगा वो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एप्लीकेशन पर हमें कितना एक्चुअल में रिसीव होना था, उससे एक्सेस जो बचा अलॉटमेंट पर कितना एडजस्ट हुआ, और अगर उससे एक्सेस कुछ होता है तो कॉल्स पर कैसे एडजस्ट किया था। ये मैंने पूरी एक टेबल क्रिएट की है कि आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में आपको इस तरह की टेबल क्रिएट करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर तो हमें कॉल्स पर एडजस्ट करने के लिए नहीं कहा गया है, तो मैंने इस पोर्शन को ब्लैंक रहने दिया है, इसको ब्लैंक छोड़ दिया है मैंने। लेकिन अगर आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको इस तरह से टेबल क्रिएट करने को आती है न्यूमेरिकल पर, तो आपको एक कॉलम कॉल्स का भी बनाना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने एक सिंगल कॉलम कॉल्स का बनाया। अगर आपके पास 2 कॉल्स हैं, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, तो आपको 2 कॉलम्स क्रिएट करने होंगे। और ये रिफंड का हमारा है कॉलम, दिस इज़ ऑफ बैंक। ये बैंक का कॉलम होता है, जितना पैसा हमारा बैंक से वापस जाता है। तो अब हम देखते हैं इसको हम कैसे करते हैं कैरी। यहाँ इसका फॉर्मूला साथ साथ आप लिखेंगे अलॉटेड शेयर्स मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी, allotted shares multiply by allotment money, allotted shares multiply by call money and बैंक। अब हम देखेंगे कि 10,000 शेयर्स वालों को बिल्कुल भी कोई भी शेयर्स नहीं रिसीव हुए हैं, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2, एप्लीकेशन 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 के हिसाब से उन्होंने कितना मनी सबमिट करा दिया है फर्म को, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर थी देखो 2 रुपीज़ की। तो जब उन्होंने एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन मनी सबमिट कराई तो उन्होंने 10,000 शेयर्स पर 2 रुपीज़ के हिसाब से 20,000 फर्म को सबमिट करा दिए, लेकिन फर्म ने उनको कोई भी शेयर्स अलॉट नहीं किए। तो जितना भी 20,000 जो हमारा मनी है सीधा बैंक में चला जाएगा, एज इट इज़ रिफंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 4,000 शेयर्स वालों को 4,000 अलॉट हो गए, यानी कि उन्होंने 8,000 एप्लीकेशन मनी सबमिट कराया, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 2 और 4,000 मल्टीप्लाई बाय 2 ही आना था। तो 8,000 एज इट इज़ एप्लीकेशन पर पूरे आ गए, एक्सेस कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पर भी कुछ भी एडजस्ट नहीं होगा, यहाँ भी कुछ नहीं एडजस्ट होगा और बैंक में भी कुछ नहीं जाएगा वापस। अब यहाँ पर हमारे पास एप्लीकेशन आई 3,000 की, लेकिन फर्म ने उनको अलॉट किए कितने, 2,000 शेयर्स अलॉट किए, यानी कि 3,000 पर जो उन्होंने एप्लीकेशन मनी सबमिट कराई। अब एप्लीकेशन हमारी कितने की थी, ₹2 की थी, तो 3,000 शेयर्स पर उन्होंने 2 रुपीज़ के हिसाब से हमें कितना सबमिट कराया, फर्म को कितना सबमिट कराया, 6,000। लेकिन एक्चुअल में जो उनको शेयर्स अलॉटेड थे उसके हिसाब से उनको कितना एप्लीकेशन मनी सबमिट कराना था, तो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 4,000 उनको एक्चुअल मनी सबमिट कराना था। तो यहाँ पर देखते हैं कि एप्लीकेशन पर कितना एक्चुअल आना चाहिए था। सबसे पहले तो उनका तो अलॉटेड शेयर्स इनटू एप्लीकेशन मनी, अलॉटेड शेयर्स हमारे कितने हैं, 2,000 मल्टीप्लाई बाय 2, एक्चुअल मनी हमारे पास 4,000 आना चाहिए था, लेकिन आया कितना हमारे पास, 6,000, और हमारे पास एप्लीकेशन में तो 4,000 ही रहना था, तो हमारे पास एक्सेस कितना हो गया, 6 - 4, 2,000 हमारे पास एक्सेस हो गया। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे अलॉटेड शेयर्स इनटू अलॉटमेंट मनी। यहाँ पर हमें अलॉटेड शेयर्स कितने हैं, 2,000, सॉरी यहाँ पर स्पेस नहीं है तो इसके नीचे मैं कर रही हूँ 2,000 मल्टीप्लाई बाय 5। ये यहाँ पर हमें ये शो करता है अलॉटेड शेयर्स हमारे हैं 2,000 मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट मनी 5। ये चीज़ हमें यहाँ पर ये शो करती है कि 2,000 शेयर्स पर हम मैक्सिमम अलॉटमेंट मनी कितना कॉल कर सकते हैं। तो 2,000 × 5 के हिसाब से यहाँ पर हम मैक्सिमम 10,000 हम अलॉटमेंट मनी कॉल कर सकते हैं। तो ये एज इट इज़ 2,000 यहाँ पर मैक्सिमम, यानी कि हम 10,000 तक मनी एडजस्ट कर सकते हैं। इसका यहाँ पर मीनिंग ये है कि 2,000 मल्टीप्लाई बाय 5 की यहाँ पर फर्म मैक्सिमम तक 10,000 तक यहाँ पर मनी को एडजस्ट कर सकती है।
यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पर 12,000 रुपीज़ होते तो हम यहाँ पर मैक्सिमम 10,000 तक ही एडजस्ट कर सकते थे, और उसके बाद जो 2,000 एक्सेस होता वो हमारा कॉल्स पर जाता। तो अब यहाँ हमारा 2,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 10,000 हमारा मैक्सिमम यहाँ पर एडजस्ट हो सकता है। तो यानी कि 2,000 तो इसमें फुल्ली एडजस्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर फिर रिफंड करने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे 20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, लेकिन कंपनी ने उनको अलॉट किए 5,000। तो शेयर होल्डर्स ने एप्लीकेशन मनी 20,000 इंटू 2 के हिसाब से 40,000 जो है फर्म में सबमिट करा दिया, लेकिन उनको एक्चुअल में कितना सबमिट कराना था? ओनली 10,000 फर्म को सबमिट कराना था। 10,000 एक्चुअल फर्म में सबमिट होना था। अलॉटेड शेयर्स इनटू एप्लीकेशन मनी 10,000 सबमिट होना चाहिए था एक्चुअल में। तो एक्सेस हमारा कितना बचा? 40 माइनस 10, 30,000। अब हम फिर से यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे कि अलॉटेड शेयर्स यहाँ पर कितने हैं हमारे? अलॉटेड शेयर्स यहाँ पर है हमारे 5,000। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि हमारा यहाँ पर मैक्सिमम कितनी अमाउंट हमारी एडजस्ट हो सकती है? यहाँ पर हमारी 25,000 एडजस्ट हो सकती है, लेकिन एप्लीकेंट्स ने सबमिट करा है 40,000 और हमारा एप्लीकेशन पर रिसीव एक्चुअल में होना चाहिए था 10,000, तो हमारे पास बच गया 30,000। अब उस 30,000 को हमें अलॉटमेंट पर एडजस्ट करना है, लेकिन यहाँ पर तो हमारा मैक्सिमम अलॉटमेंट पर एडजस्ट हुआ 25,000, इससे ज़्यादा हमारा एडजस्ट नहीं हो पाया, क्योंकि अलॉटमेंट पर मैक्सिमम कंपनी 25,000 तक ही कॉल कर सकती है। अब जो हमारा 5,000 अभी भी एक्सेस बच गया है, 30,000 हमारा एडजस्ट हमें करना था, लेकिन 25,000 यहाँ पर एडजस्ट हुआ। जो 5,000 रिमेनिंग है वो जाएगा बैंक में रिफंड, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ऐसा कहा गया है कि अलॉटमेंट से एक्सेस जो होगा वो रिफंड किया जाएगा। हमें क्वेश्चन में ऐसा नहीं कहा गया है कि जो अलॉटमेंट से एक्सेस होगा वो कॉल्स पर एडजस्ट किया जाएगा। अगर ऐसा हमें क्वेश्चन में गिवन होता तो हम रिमेनिंग 5,000 यहाँ पर एडजस्ट कर सकते थे। अब नेक्स्ट है हमारा 30,000 वालों को 6,000 मिले हैं, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2 60,000 यहाँ पर हमें रिसीव हुआ, लेकिन 6,000 मल्टीप्लाई बाय 2 12,000 हमें रिसीव होना चाहिए था, और यहाँ पर 12,000 हमने उतना रिसीव कर लिया। तो अब हम यहाँ पर फिर से फॉर्मूला लगाएंगे अलॉटेड शेयर्स मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट मनी। अलॉटेड शेयर्स इस ग्रुप में हमारे कितने हैं? 6,000। तो यानी कि 6,000 सॉरी यहाँ दिस इज फॉर हेयर 6,000 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ पर फर्म ने रिसीव किए 60,000, लेकिन 12,000 रिसीव करने थे उन्होंने एप्लीकेशन में, तो उनको एक्सेस कितना हो गया? यहाँ पर फर्म को एक्सेस हो गया 48,000। तो पहले हम अलॉटमेंट पर देखेंगे फर्म कितना एडजस्ट कर सकती है। तो अलॉटेड शेयर्स मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट मनी 30,000, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 30,000 एडजस्ट कर सकती है, और उससे एक्सेस जो बचा है 18,000 वो हमारा बैंक में जाएगा। नेक्स्ट हम फिर से देखेंगे 50,000 हमारे शेयर सप्लाइड है, मल्टीप्लाई बाय 2 एप्लीकेशन में 1 लाख सबमिट करा दिया है, लेकिन उनको अलॉट किए गए 8,000 शेयर्स। 8,000 मल्टीप्लाई बाय 2 16,000 शेयर्स, और ये 16,000 अमाउंट, 8,000 शेयर्स के ऊपर 16,000 अमाउंट उनको रिसीव करना था, और उतना ही उन्होंने एप्लीकेशन पर रखा। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि अलॉटमेंट पर वो कितना एडजस्ट कर सकते हैं? 8,000 मल्टीप्लाई बाय 5, वो मैक्सिमम यहाँ पर एडजस्ट करते हैं 40,000। तो अब जो भी हमारा रेस्ट बचा 1 लाख में से उन्होंने 16,000 वो एप्लीकेशन पर एडजस्ट कर सकते थे। 16,000 उन्होंने एप्लीकेशन पर एडजस्ट किया, उसके बाद 40,000 उन्होंने अलॉटमेंट पर एडजस्ट किया, और जो रिमेनिंग गया वो हमारा रिफंड हो गया 44,000। उसके बाद यहाँ का ये पूरा इसके बाद हमारा टोटल किया जाता है, यानी कि पहले शेयर्स 10,000 प्लस 4,000 प्लस 3,000 प्लस 20,000 30,000 एंड 50,000 1,17,000 शेयर्स हमें
इतने एप्लीकेशंस रिसीव हुए और एप्लीकेशन मनी मल्टीप्लाई बाय 2,34,000 हमें रिसीव हुआ। लेकिन कंपनी की जो वाकई में इशूड कैपिटल थी वो 25,000 थी, मल्टीप्लाई बाय 2 50,000 कंपनी ने एक्चुअल में रिसीव करना था। कंपनी ने रिसीव किया 50,000 ही रिसीव 50,000 ही कंपनी ने रिसीव किया है एप्लीकेशन पर। 97,000 कंपनी ने अलॉटमेंट पर एडजस्ट किया और उसके बाद 87,000 बैंक में रिफंड हो गया। आई होप आपको यहाँ से ये प्रो राटा टेबल क्लियर हुई होगी। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं, क्योंकि आपको ये फर्दर न्यूमेरिकल्स में आगे क्लियर होगा। इस विदाउट हेल्प ऑफ दिस प्रो राटा आई थिंक यू कांट सॉल्व द क्वेश्चन। और फर्दर आपके होमवर्क के लिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल दे रही हूँ जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस टाइम। आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है और इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में मेंशन करें और वहाँ हमें सॉल्व करके दें। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। और धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। थैंक यू।